अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तलहा बिन ज़ुबैर है और आज का शो हमारा जैसा कि आप लोगों को पता होगा न्यू ईयर न्यू आइडियाज़ टू मैनेज योर पर्सनल फाइनेंस। इस पे हमारी एक डिस्कशन है। फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अभी हम उन्हें इनवाइट कर रहे हैं। फैसल साहब का अगर आप लोगों को पोर्टफोलियो पहले भी पता है, फैसल साहब एक फिनटेक एक्सपर्ट हैं और फाइनेंशियल इनका बैकग्राउंड है और ये हमें बहुत सारी चीज़ों पे गाइड कर सकते हैं और होपफुली आज के शो में भी आपकी बहुत सारी लर्निंग होगी। और स्टूडेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस शो को बड़ी वैल्यू दें क्योंकि इसमें आपकी आज बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी नई चीज़ आप सीख सकते हैं। सो लेट्स इनवाइट फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। हाउ आर यू Walaikum सर? assalam, Tala. Pretty good. How are you? आई एम गुड सर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर जैसा आज का टॉपिक है हमारा रिलेटेड टू पर्सनल फाइनेंस, तो पर्सनल फाइनेंस को अगर हम लेमैन उसमें समझाना चाहें किसी को कि क्या है पर्सनल फाइनेंस? Personal finance कोई इतनी complicated term नहीं है. Personal finance basically it is how you manage your funds. For example, like you can take an example of a salaried class person. You can take an example of a business person, or at the end of the month, uh, he gets a little bit of an amount of money which is called as salary. And now how you manage that salary. ठीक है, तो उस सैलरी की मैनेजमेंट को अपना बजटिंग लेके चलना, अपने कॉस्ट को देखना, और उसी पैसों की इन्वेस्टमेंट्स को देखना कि मैंने कहाँ इन्वेस्ट करना टू जनरेट मोर फंड्स एंड ऑल दैट, दैट इज नोन एज एक्चुअली अ पर्सनल फाइनेंस, हाउ यू मैनेज योर फंड्स. और एक लिमिटेड आपको सैलरी मिलती है, ठीक आपको है। मालूम होता है कि मेरी ये सैलरी है 10,000 से लेके 5,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख. उसमें देन you just budget yourself that how you are going to move throughout the month, where you are going to invest, where you are going to put in the money in terms of cost and investment. तो वो चीजें होती हैं जो देख के चलिए, तो दैट इज नोन एज बेसिकली अ पर्सनल फाइनेंस बेसिकली. अब उसके अंदर हम डिटेल में बात करेंगे कि हाउ व्हाट आर द मोस्ट बेनिफिशियल वेज कि किस तरह से पर्सनल फाइनेंस को यू कैन मैनेज इट इन अ मोर इफेक्टिव मैनर, जहाँ के ऊपर आपकी जो इन्फ्लेशन रेट है वो आपको उतना हिट ना करे एज कम्पेयर टू वो लोग जो पर्सनल फाइनेंस के अंदर उनको सैलरीज मिलती हैं और एट द एंड ऑफ द डे दे आर सिटिंग विद नथिंग इन देयर हैंड. बिल्कुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर पर्सनल फाइनेंस की बात करें तो कोविड के बाद मुझे भी ज़रा इसकी एक वैल्यू पता चली क्योंकि कोविड के बाद होता ये था कोविड में अगर ये फ़ील करें जो सैलरीड पर्सन्स थे, काफ़ी सारे लोग थे जिनकी एक लगी बंदी थी जो आती थी मंथली उनके पास। लेकिन कोविड जब हिट किया तो काफ़ी सारे लोगों की जॉब्स चली गईं और फिर उनकी एक इनकम बंद हो गई। तो उनके पास कोई प्लान बी नहीं था सर। और प्लान बी मेरे ख्याल से प्लान बी यही चीज़ दिखाती है कि आप अपने पर्सनल फाइनेंसेस कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर उन्होंने कई इन्वेस्टमेंट्स की हुई होती, कोई इस तरह की चीज़ की हुई होती जिससे उनकी एक रनिंग अमाउंट आ रही होती। तो इस चीज़ को हम मतलब आफ्टर कोविड आप क्या फ़ील करते हैं कि लोगों ने इस चीज़ को अब समझना शुरू किया है कि पर्सनल फाइनेंस एक एक चीज़ है जिसको करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए? देखिए तरह आपने जो वर्ड इस्तेमाल किया ना, प्लान बी नहीं था कोविड की वजह से, ठीक है ना. हुँ, हुँ। मैं इस चीज को नहीं मानता हूं कि प्लान बी होना चाहिए. मैं कहता हूं अगर आपका एक प्लान ए है एंड हुँ, देन हुँ। यू हैव अ प्लान बी, इट मींस दैट यू नो योर प्लान ए विल फेल. बिल्कुल। सो यू शुड हैव अ प्लान ए. प्लान ओके। ए के अंदर ही आपको समझदारी से चलना पड़ता है. अनफॉर्चुनेटली हमारी क्लास या हमारा कल्चर अब इस तरह से हो गया जहां सेविंग ट्रेंड जो है वो कम से कम होता चला जा रहा है. मैं अक्सर आपकी उम्र के लड़के हो गए या फ्रेशर्स हो गए जिनको नई नई जॉब्स मिलती हैं ये वो, तो उनसे मेरी डिस्कशन हो रही होती है नाउ एंड देन, एंड कि मेरी सर सैलरी 25,000 है, हाउ मच डू यू सेव. 25,000 में क्या सेव करूंगा मैं, 50,000 में मैं क्या सेव करूंगा सर, महंगाई इतनी हो गई. फाइन, आई अंडरस्टैंड द पॉइंट, दे हैव अ लॉजिक पॉइंट. महंगाई हो गई है, इन्फ्लेशन इज वे टू हाई. और लेकिन उसी के अंदर से आपको, अगर मैं 1,000 रुपए सेव करूंगा तो साल का मेरे पास 12,000 रुपए बचेगा. बाबा कुछ तो बचेगा ना. बिल्कुल, एंड पॉइंट तो दैट सही है। इज एग्जैक्टली व्हाट कोविड को मैं एक तरह से, आई मीन, अब मेरे ख्याल से लोग, पीपल विल स्टार्ट कर्सिंग मी फॉर दैट. एक तरह से वो इन जैसे लोगों के लिए एक ब्लेसिंग भी था, to understand the point that saving is an important and integral part of our daily life for our future.
despite the fact that none of us is aware of our future, लेकिन practically दुनिया में रहते हुए is your future. At the end of the day हमारा कल्चर ये बन गया, सैलरी आई, आईफोन 12 उठा लिया, उसके बाद बीमार पड़ गया तो डॉक्टर को देने के पैसे नहीं है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट आईफोन 12? इंस्टॉलमेंट्स पे जाके गाड़ियां ले ली बड़ी बड़ी दिखाने के लिए, और पेट्रोल भराने के फिर पैसे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ इस चीज को बड़ी वैल्यू दी जाती है। दिस इज अनफॉर्चुनेटली ये एक हमारे यहाँ एक कल्चर जो है वो डेवलप हो गया है, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग मैंने अभी भी ऐसे देखे जो बड़ा सेंसिबली मूव कर रहे होते हैं, जिनकी सैलरीज में ये भी नहीं कहूंगा क्योंकि 5 फिगर्स के अंदर है, उनकी सैलरीज अभी भी 4 फिगर्स के अंदर है, या आप कह लो कि चलो 5 फिगर्स के अंदर बहुत से लोग हैं मैं जानता हूँ जिनकी 5 फिगर्स में सैलरीज है, आई एम टॉकिंग अबाउट 6 फिगर सैलरी नहीं है उनकी, लेकिन जो भी है दे आर इन्वेस्टिंग इट, प्रॉपर्ली सेव भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन उसके अलावा भी दे सर्वाइव। बिल्कुल, क्योंकि दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट इन आवर कल्चर, लेकिन इस चीज को इनकलकेट करना पड़ेगा, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो बचाओगे वो कल तुम्हारे ही काम आएगा, किसी और के नहीं आएगा। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली कोविड हैज टॉट अस द लेसन। कोविड ने जिन लोगों की जॉब्स खत्म हो गई, या जिन लोगों के बिजनेसेस खत्म हो गए, नाउ दे डोंट हैव दैट मच ऑफ अ स्पेयर मनी या फिक्स्ड अमाउंट, या सेविंग में कुछ है नहीं कि दे कैन स्टार्ट अप अगेन। बिल्कुल, लोगों के पास खड़े होने के लिए बैकअप ही नहीं है कि वो अपने आप को वापस खड़ा कैसे कर सकते हैं। अच्छा सर, हम इसको स्टूडेंट लेवल पे चलते हैं। अब बहुत सारे बच्चे रिसेंटली ग्रेजुएट हुए और वो ग्रेजुएट होके अभी एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जाएंगे, अपनी प्रोफेशनल दुनिया में जाएंगे, सैलरी मिलेगी, कमाना शुरू करेंगे, तो वो एक छोटे से लेवल पे, फॉर सपोज एक बच्चे की सैलरी 20,000 रुपए, अब उसका घर, उस पे भी जिम्मेदारी नहीं है, उस पे भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसको अपने घर नहीं चलाना, उसको रेंट पे नहीं करना, लेकिन अगर वो मेरे ख्याल से आज से ही पर्सनल फाइनेंस अपनी स्टेबल कर लेता है, अपनी बजटिंग कर लेता है मंथ की, तो वो उसको इन फ्यूचर हेल्प कर सकती है। इस पे आपकी क्या क्या कुछ सजेशंस, कोई चीज ऐसी आप बताएं कि बच्चे उस पे अमल कर सकें, इस चीज को लेके चल सकें कि किस तरह लेके चलें? मैं दो चीजें आपको कहूंगा, कीपिंग इन व्यू जो आपने टॉपिक रखा है 2021 के ऊपर। 2021, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, अगर फर्स्ट क्वार्टर के अंदर दुनिया ने या वर्ल्ड वाइड they were able to cope up with this corona, still the remaining 9 months will be the consolidating period. वो इकोनॉमीज जो बुरी तरह से डैमेज हुई हैं वो अपने आप को कंसोलिडेट करेंगी, तो डू नॉट थिंक दैट 2021 is going to be a very easy year. It is still going to be challenging. ठीक है, the challenges which we have faced in 2020 will not be so जिसे आप कहें कि harsh, but 2021 will also remain a challenging period. Now, since we are in the first month of 2021, unfortunately in the first week of 2021 also, तो उधर मैं आप लोगों के सामने जो ये यंगस्टर्स हैं या फ्रेशर्स हैं जिनको अभी जॉब्स मिली हैं या जिन्होंने जाना शुरू किया, उनके आगे मैं 4-5 आइडियाज रखूंगा, how they can sustain themselves during the crisis period, जब उनके ऊपर आए, तो उस चीज के ऊपर we'll talk about it and I'll definitely explain in a little bit कि थोड़ा ब्रीफिंग देके कि किस तरह से उस चीज को वो लोग लेके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो सर बिल्कुल आप स्टार्ट करें। पहला पॉइंट तो मेरा ये है कि डू नॉट लेट योर मनी स्टे इन दी बैंक अकाउंट्स। पहली मेरी ये आपको मशवरा है, डू नॉट, बिकॉज the inflation rate is much higher as compared to the interest rate or the profit rate that is being offered by the banks. तो अगर आप 100% अपना वो पैसा बैंक अकाउंट्स में रखेंगे और बहुत खुश होंगे आप कि यार मैंने बैंक ने मुझे 4%, 5% या 6% इंटरेस्ट दिया है इसके ऊपर, तो लेट मी टेल यू इन्फ्लेशन रेट 12-13% के ऊपर वेरी कर रही होगी। तो आपने कुछ अर्न तो कर लिया है, लेकिन यू हैव नॉट एक्चुअली मेट द इन्फ्लेशन रेट, तो आप फिर भी क्राइसिस में रहेंगे, फिर भी आप प्रेशर में रहेंगे अपनी फाइनेंसेस को उस पे करने के लिए। तो पॉइंट नंबर 1 मेरा ये है कि आपकी बात कट कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे पास एक पॉइंट ये था कि अब देखें इन्फ्लेशन, अब मार्केट में पैसा रखना, बैंक में पैसा रखना, हम उस लेवल पे आके बात करें
कि एक बच्चा है, उसकी पहली सैलरी आ रही है, एक पहली सैलरी वो अपनी ड्रॉ कर रहा है, फॉर सपोज उसकी 25,000 सैलरी उसने ड्रॉ की है, वो फिर अपने मंथ को किस तरह प्लान करे कि किस तरह वो आज से 6 महीने बाद कुछ इतनी अमाउंट बचा सके कि वो बैंक में भी रख सके और कुछ कर देखिए, सके, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है जी, पहले मैं तो आपको ये पहले महीने से बता रहा हूँ वो कर सकता है। आज मैं गया, मुझे जॉब मिली, फैसल को 50,000 रुपए सैलरी मिली, सैलरी तो मुझे आज मिल गई ना। नाउ फ्रॉम जी दिस जी मंथ ऑनवर्ड्स की अगली सैलरी तक मैंने अपने उन पैसों को कैसे अरेंज करना है, कैसे बिल्कुल मैनेज करना है। मैंने कहा कितने पैसे अपनी कॉस्ट पे लगाने हैं। कॉस्ट का मतलब ये है कि अगर मेरे पास बाइक है तो बाइक की मेंटेनेंस हो गई, बाइक का फ्यूल हो गया, घर है, मेरे अखराजात हो गए, खाना पीना हो गया, और जो मेरे पास फंड्स जो मैं अपने आप को स्क्वीज इन करके बचाता हूँ, उन फंड्स को अगर मैंने बैंक में रख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने उसमें से 10 से 15,000 रुपए बचा लिए 50,000 रुपए में से, अगर पूरे का पूरा मैंने उसको बैंक में रख दिया, दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू दी डिजायर्ड रिजल्ट्स। उसमें ये होता है यू नीड टू, इसमें एक जिसे फाइनेंस में एक वर्ड होता है एसेट एलोकेशन। यू हैव टू हैव एन एसेट एलोकेशन। कुछ पैसे आपने कुछ पैसों का आपने प्राइस बॉन्ड्स ले लिए, कुछ पैसों के आपने जो है वो क्या कहते हैं आपने स्टॉक्स में डाल दिए, और कुछ पैसे आपने अपने फॉर क्राइसिस पीरियड आपने बैंक में रख दिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बैंक में कुछ ना रखो, वो भी गलत है। देन यू हैव टू गो फॉर अर्ली मैच्योरिटीज, डोंट डू दैट। लेकिन एक परसेंटेज ऑफ फंड्स आप म्यूचुअल फंड्स में डाल दें, आप स्टॉक मार्केट में डाल दें, आप प्राइस बॉन्ड्स खरीद लें, या इस तरह की चीजें करते हुए चलें, और साथ में अपनी कैश सेविंग्स को भी रखें। This is what you call, I mean, don't put all your eggs in one basket. This is what I'm trying to say कि आप तो तालाब बहुत छोटे हैं अभी। जब हम आपकी उम्र के थे तो हमारे सामने क्राइसिस आए थे। एक बैंक था बैंकर्स इक्विटी, फिर एक बैंक था मेहरान बैंक, जो ऑल ऑफ ए सडन ये बैंक जब बंद हो गए थे, क्राइसिस में गए थे, तो लोगों के अपने अपने डिपॉजिट्स जो थे उन बैंकों के अंदर फंस गए थे, और बड़ा टाइम लगा था उनको अपने अपने ही पैसे जो बैंक में पड़े थे उनको लेने के लिए। तो यू हैव टू मैनेज योर क्राइसिस, यू हैव टू मैनेज योर रिस्क। आप किधर आप रिस्क कितना ले रहे हो, मिनिमाइज करें अपने रिस्क को, और उधर जाके इन्वेस्ट करें जहाँ के ऊपर आप लोगों को फायदा मिल रहा हो। नो इसी तरह से बात है पॉइंट नंबर 2 के ऊपर, कि अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो को देखें। बहुत से लोग मुझे मिलते हैं जो ये साहब मुझे कहते हैं कि 5 साल पहले मैंने इस कंपनी का शेयर लिया था यार, वो आज तक उतने का उतना ही है। तो दैट इज देयर मिस्टेक, व्हिच आई ऑलवेज टेल देम, इट इज योर मिस्टेक। इफ यू आर सीइंग दैट 5 years back you purchased a share of a certain company and the price is neither moving upwards or downwards, so it means you have lost your money. So it is better for you not to keep on hanging on with that shares, उनको liquidate करके and have a fresh start, एक नया पोर्टफोलियो बनाए अपना, उसमें रिसर्च करें, उसमें देखें कि कौन सी चीज जो है आपको बेनिफिशियल है। बहुत से लोग पैसे डाल देते हैं कि सम डे दिस इज गोइंग टू गिव मी अ बेनिफिट। बाबा, इन इकोनॉमी सम डे नेवर कम्स। ठीक है, आपने अगर 10 से 15 साल के मंसूबे बनाए हुए हैं, दैट इज आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दैट, लेकिन सम डे इन माय फिलॉसफी नेवर कम्स। यू हैव टू बी कैलकुलेटेड। आपको कैलकुलेशन करनी होती है कि ये मेरे फंड्स हैं, ये मेरे पास अवेलेबिलिटी है, मैंने इनको लगाना है, ये मेरे 5 साल के बाद मुझे इसकी मैच्योरिटी मिलेगी। 5 साल बाद जब मुझे ये फंड्स मिलेगा, यू नेट इट ऑफ विद योर इन्फ्लेशन रेट कि हाँ ये मेरा कैश इन हैंड होगा, एंड देन यू प्लान व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद दैट मनी। अच्छा सर, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हम 5,000 रुपए से भी कर सकते हैं? अगर फॉर सपोज एक स्टूडेंट है, वो चाहता है कि मैं स्टॉक्स में भी लगाऊं थोड़े पैसे, तो मैं ये एक बिल्कुल एक जनरल सा क्वेश्चन ही है कि मतलब एक मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है स्टॉक मार्केट में इन होने के लिए? आप कितने कम से शुरू कर सकते हैं? ये मेरे ख्याल से 5,000 इज वे टू लेस। मेरे ख्याल से सिंस यू नो दैट आई लिव अब्रॉड, मुझे इतना इसका पाकिस्तान की मार्केट का नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से मिनिमम इज 25,000। यू कैन ओपन अ म्यूचुअल फंड, या किसी के साथ आप 25,000 से शायद शुरू कर सकते हैं। बट इट्स अ गुड क्वेश्चन। इफ यू वांट आई कैन फाइंड इट आउट फ्रॉम माय फ्रेंड्स एंड ऑल दैट, एंड लेट यू नो अबाउट दैट। क्योंकि मैं बड़े स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से सर आपसे सवाल कर रहा हूँ कि एक स्टूडेंट जो ये सुन रहा होगा,
उसको इस चीज से फायदा हो सके, वो अगर अपने पर्सनल फाइनेंस, क्योंकि स्टॉक्स में वो जाना तो चाहेगा, हर किसी का शौक होता है। हम भी जब होते तो हमें भी बड़ा शौक था कि यार स्टॉक मार्केट में जाएंगे, पैसा मिलता है, पैसा डबल हो जाता है, चीजें बढ़ जाती हैं, एक हमारे कॉमन कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे अपनी एक तैयारी करनी है, उस तैयारी में भी मुझे एक टाइम लगेगा, राइट? देखें, तैयारी जो आपको करनी है, स्टॉक मार्केट में भी एंटर होने के तरीकेकार होते हैं। अभी ये शो इतना लिमिटेड टाइम है, इसके अंदर मैं आपको उसकी डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन बिल्कुल स्टॉक मार्केट के अंदर भी आपने देखा होगा दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है स्पेकुलेटर और एक होता है बिल्कुल। इन्वेस्टर। बिल्कुल राइट। स्पेकुलेटर वो होते हैं जिसे हम ले मैन लैंग्वेज में भी कॉल देम सट्टेबाज, कि ओके। आज एक शेयर लिया, वो 10 रुपए का था, कल वो 10 रुपए 50 पैसे का हुआ, बेचा और निकल लिया। सही है। लेकिन लेट मी टेल यू, at one point in time they are the ones who lose the money also, जिनको मैंने ऑनेस्टली वाइप आउट ऑफ देयर इक्विटी भी मैंने देखा है, उनको होते हुए देखा है। इन्वेस्टर वो होता है जो एक कंपनी के अंदर जो एक कंपनी के शेयर्स खरीदता है, लेके उसको बैठ जाता है और कंपनी को मॉनिटर करता है। वो डिविडेंड्स के मजे ले रहा होता है, वो बोनस शेयर्स के मजे ले रहा होता है, और साथ में कंपनी की परफॉर्मेंस को देखते हुए जब शेयर प्राइस ऊपर जा रही होती है तो उससे भी वो बेनिफिट लेता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, मैं 100% यंगस्टर्स को कहूंगा, इफ यू वांट टू एंटर द स्टॉक मार्केट प्लीज डू नॉट एंटर एज अ स्पेकुलेटर। आज आप यंग है, हमारे यहाँ एक 26-27 साल की उम्र में लड़के को जॉब मिल जाती है जो वो शुरू कर देते हैं करना। आप एज एन इन्वेस्टर एंटर हो, किसी कंपनी के रिसर्च करके, किसी एक्सपर्ट की एडवाइजेस लेके आप उसमें एंटर हो, उसमें हल्के हल्के हर महीने उसके आप शेयर्स खरीदते रहे। डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। से अगेन, ये नहीं कि एक ही कंपनी के शेयर खरीदे चले जा रहे हैं, ताकि एक वक्त आया जब आप रिटायर होने वाले हुए, वो कंपनी डिफॉल्ट कर गई तो आपका सारा पैसा गया। आपका सारा पैसा तो तो चला वहां के ऊपर भी यू नीड टू हैव अ डिफरेंट पूल ऑफ बास्केट। उसके अंदर आप लेके आप डिफरेंट पोर्टफोलियो के साथ, डिफरेंट कंपनीज के साथ, उसमें भी फर्दर उसको आप बाइफरकेट करते हैं, जहाँ के ऊपर आप हाई रिस्क के ऊपर होते हैं, मीडियम रिस्क के ऊपर होते हैं और लो रिस्क के ऊपर होते हैं। और तो सर आई वहां भी थिंक अपने स्टॉक मार्केट में एंट्री और एग्जिट बड़ा मैटर करता है, राइट? एंट्री टाइम एंड एग्जिट टाइम, कि आप कब आते हैं और कब निकल जाते हैं, राइट? इन्वेस्टर के लिए वो इतना मैटर नहीं करता। देखिए इन्वेस्टर, आई डोंट नो आई शुड बी सेइंग इट और नॉट, इन्वेस्टर जो होता है ना, वो तो दुआ कर रहा होता है स्टॉक मार्केट कब गिरेगी। ओके। ताकि वो इन्वेस्ट करे और चीजें ले, क्योंकि वो डेवलप होती है तो उसको उसका। क्योंकि उस टाइम पे उसको सस्ती मिलती है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। तो इन्वेस्टर तो वो वाला होता है कि जो इन्वेस्टर होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट पर्पज है। आप अभी अगर आपको पता चल जाए तला को कि यार गाड़ियों की मार्केट गिर गई है, और तला को अपनी जरूरत के लिए गाड़ी चाहिए, तो कहेगा यार मैं तो, ये मेरी प्राइम टाइम है गाड़ी खरीदने का, खरीदने। मार्केट गिर गई है। इसी तरह से जो इन्वेस्टर होते हैं जो रियल स्टेट में काम कर रहे होते हैं, जब वो देखते हैं कि रियल स्टेट मार्केट गिर गई है, देन दे एंटर द मार्केट। बिल्कुल इसी लेकिन वो तरह से। इन्वेस्टर्स होते हैं, वो स्पेकुलेटर्स नहीं होते। जब स्टॉक मार्केट गिरती है तो स्पेकुलेटर्स आर द वन हु गेट्स अफेक्टेड। ओके ठीक है। ना, तो जिनकी अपनी कोई रिसर्च नहीं होती, जो अपनी कोई चीज देख नहीं रहे होते, बस। क्योंकि मेरे ख्याल से एक स्टॉक मार्केट वाला एक पूरा एक टॉपिक है, और इस पे मेरे ख्याल से हमें इन फ्यूचर एक और सेशन रखना चाहिए, उसमें हम इन फर्दर डिस्कशन भी करेंगे स्टॉक मार्केट को लेके। सर मोस्ट मूविंग टू वेलकम। योर पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 मैंने ऑलरेडी उसी में क्लियर कर दिया था आपको, एसेट एलोकेशन के अंदर, कि आपको अपने जो फंड्स होते हैं उसको आपको बाइफरकेट या उसको आप डिस्ट्रीब्यूट, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें आप अपने आप को। एक एसेट लेके ना बैठ जाए, यानी कि सारे पैसे मिले तो सारे पैसों का प्राइस बॉन्ड ना खरीद लें। अगर पैसे आपके पास 15,000 रुपए हैं, आपका 20,000 रुपए है, तो ये नहीं है कि आपने सारा का सारा स्टॉक मार्केट में डाल दिया। आप उसको एलोकेट करें डिफरेंट तरीके से, कि ठीक है और 5,000 रुपए के, अगर 5,000 रुपए के मैं प्राइस बॉन्ड ले लेता हूँ, 10,000 रुपए मैं स्टॉक मार्केट में डाल देता हूँ, 5,000 रुपए के मैं म्यूचुअल फंड्स में कुछ कर लेता हूँ, या बैंक्स में रख देता हूँ फॉर क्राइसिस पर्पज, तो उसको एलोकेट करें। डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो पैसे बचे और जाके धरा से जाके एक प्लॉट खरीद लिया। अब नेक्स्ट डे अगर रियल एस्टेट की मार्केट गिरी, सारे के पैसे, उनके फंड्स जो हैं, दैट इज गॉट स्टक इन द मार्केट। तो क्योंकि वो आजकल वाली ये चीज हमारे इंटरनेशनल मार्केट में बहुत चल रहा है, जैसे डिफरेंट नए नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते हैं, किसी की एक फी होती है, फॉर सपोज इंस्टॉलमेंट है कि जी 10,000 रुपए आप दें और 1 लाख रुपए आप दें, और आप प्रोजेक्ट लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे। तो लोग इस तरह के प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो ये रिसर्च नहीं करते ये प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या है, ये ऑथेंटिक है, कल को बनेगा, जगह है।
तो इस चीज में भी लोग बड़ा नुकसान करते हैं। देखें, उसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो क्योंकि जो आदमी बुकिंग के ऊपर जाता है ना, वो ज्यादातर कोशिश कर रहा था कि उसका अपना कोई घर हो जाए, अपना उसका कोई एसेट हो जाए। हाँ, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जरूर बनती है कि जो रिकग्नाइज्ड बिल्डर्स हैं उनके साथ आप जाएं। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, यार देखिए, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन यू डू इट। जो न्यू एंट्रेंट्स हैं स्टॉक मार्केट के अंदर भी, उनको भी मैं यही कहता हूं कि यू गो एंड इन्वेस्ट इन एजेड फंड। एजेड फंड मीन जिसको जो फंड जो स्टॉक मार्केट में आए हुए 10 से 15 साल हो चुका है, क्योंकि उस स्टॉक ने अप्स एंड डाउन सब देख लिया है। सब देखिए, उसका एक मतलब एक ट्रैक मेच्योर रिकॉर्ड बन चुका है। उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड बन चुका है। देखिए, मैं यहाँ पे 4-6 कंपनीज के नाम ले सकता हूँ आपके सामने, लेकिन आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग देम, तो मैं उनके नाम नहीं लूंगा। तो बने तो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड बना हुआ है। आपको पता है कि ये कंपनी अच्छे डिविडेंड्स भी दे रही है, मैनेजमेंट अच्छी है, इनके एक्सपेंशन प्लान्स हैं, इन्होंने इस तरह से मूव करते चले जा रहे हैं, पास्ट में इन्होंने इतना डिविडेंड्स अपने स्टॉक होल्डर्स को दिया हुआ है, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। Early entrants should not go and take a risk for a new share unless and until you don't have the knowledge. तो आप एजेड फंड में जाएं, आप मैकेनिज्म को समझें, आप स्टॉक्स की मूवमेंट को समझें, आप ये देखें कि एक शेयर प्राइस के ऊपर कौन सी कंपनी की चीजें ऐसी होती हैं जो उसके ऊपर इम्पैक्ट कर रही होती हैं। आपको रिसर्च करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ता है चीजों को। एंड देन वंस यू फील लाइक दैट यस, नाउ यू आर confident enough that you can take a risk with a new share that has just been floated in the market, and the market is yours then. अच्छा फैसल भाई, मैं एक चीज और सोच रहा था कि अगर एक एक न्यू बच्चा है, अगर एक एक फ्रेशर है और उसने अपनी सैलरी आई है उसके पास और उसने कुछ बनाया, तो मेरे जहन में ये भी है, अगर छोटे बिजनेसेस में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लोकल मार्केट में। फॉर सपोज आपने एक चिप्स का स्टॉल लगा के किसी लड़के को बिठा दिया एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ, ये भी मेरे ख्याल से आपके एक पर्सनल फाइनेंस, आपकी एक चीज तो बन गई इन दी एंड, वो आपको इन रिटर्न कुछ तो देगी। तो इस तरह के भी अगर कुछ छोटे बिजनेसेस आप कुछ सजेस्ट कर सकें कि जिसको आप इनिशियल अमाउंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और अपने पर्सनल फाइनेंसेस को और अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं, उसको आप यार सिर्फ किस तरह देखिए, बताएंगे? पाकिस्तान की माशाल्लाह पॉपुलेशन इतनी है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वन ऑफ द नेशंस इन द वर्ल्ड जहाँ पे यूथ पॉपुलेशन जो है सबसे ज्यादा है इन टोटल परसेंटेज टर्म प्रोपोर्शन के सबसे अंदर। ज्यादा। आप जहाँ कराची में रह रहे होंगे या इस्लामाबाद में रह रहे होंगे या लाहौर में रह रहे होंगे या जितने भी सिटी में रह रहे होंगे, एक मोहल्ले में रह रहे होंगे, एक मोहल्ले में रह रहे हैं, वहाँ पे 10-12-15 तो आपकी उम्र के लड़के होंगे ही होंगे। वो 10-12-15 लड़के जो हैं वो कोई ना कोई जॉब्स कर ही रहे होंगे। बिल्कुल। अगर आप 10-12-15 लड़के पूल इन करके पैसों को करके आप कुछ बिजनेस करना चाहें, बड़े आराम से कर सकते हैं आप। दैट इज व्हाट यू कॉल इट दैट सेकंड लाइन ऑफ रेवेन्यू। ओके। उसमें बहुत से, मैंने पिछले दिनों मेरा एक शो हो रहा था जिसमें मैंने आपको 5-6 आइडियाज ऑफ बिजनेस दिए थे जिसके अंदर कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। हम्म। वो आप कर सकते हैं। आजकल डिजिटल मीडिया का काम बहुत चल रहा है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, आप अपनी इंगेजमेंट दूसरी कंपनीज के साथ करके एक आप अपनी एक कंपनी बना सकते हैं। फिनटेक के ऊपर आप काम कर सकते हैं, दुनिया इस पे ऊपर इस वक्त काम कर रही है। आप पेमेंट सॉल्यूशंस के ऊपर काम कर सकते हैं, दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है। पाकिस्तान स्टिल इज वेरी फार टू बिहाइंड इन दिस टेक्नोलॉजी। तो ये तो आप लोगों की ये तो एक इंडिविजुअल के अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है ना कि वो अपना टाइम को कैसे कंज्यूम कर रहा है। बिल्कुल। और तो ऑडियंस को मैं यस, एक चीज और बताता चलूं कि हम अगर फिनटेक की बात आई है, तो फैसल साहब फिनटेक एक्सपर्ट हैं और फैसल साहब के कुछ एम्स हैं पाकिस्तान को लेके, और वो चाहते हैं फिनटेक से रिलेटेड कोई चीज पाकिस्तान उसमें काम करे, ग्रो करे। अगर उसमें भी किसी के पास कोई आइडियाज हैं और वो चाहता है कि हम हमारी टीम और फैसल साहब उसे मॉनिटर करें, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे FAH पे भेज सकते हैं। हम उसे रिव्यू करेंगे और उसमें जरूर आपकी हेल्प करेंगे। आपके पास कोई भी बिजनेस आइडिया है, वो आप चाहते हैं कि आप फैसल साहब एज अ मेंटोर काम करना चाहते हैं, अगर आपका कोई बिजनेस सेट होता है तो इनको बड़ी खुशी होगी। और मेरे ख्याल से फैसल साहब आपका यही एक एम भी है इस सेक्टर को लेके, फिनटेक को लेके। no, of course. I mean, very rightly said. Currently, also, I am consulting 3 individuals. फिनटेक से रिलेटेड वो भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाह रहे हैं। वेरी फाइन लड़के हैं, बड़े अच्छे एंथुसियास्टिक लड़के हैं, एम्बिशियस हैं, और उनको
बड़ी अच्छी एस्पिरेशंस रखते हैं, तो वी आर वर्किंग टुगेदर। और जहाँ तक मुझसे मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है उनको, मेरे एक्सपीरियंस से, मेरी एक्सपर्टीज से, आई एम गिविंग देम फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड डेफिनेटली आई मीन अगर वो प्रॉस्पर करते हैं तो मेरे लिए ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं हो सकती, और ना ही मेरी उनके साथ कोई पार्टनरशिप है, ना ही कुछ, सिर्फ इट्स ऑन अ वॉलंटरली बेसिस। आई एम जस्ट गाइडिंग देम एंड गिविंग देम द बेस्ट आई कैन गिव देम। Great. So sir, let's go back to personal finance. Personal finance को और किस तरह हम और मैनेज कर सकते चौथा हैं? मेरा जो पॉइंट है इसके अंदर, डू नॉट फॉलो द टेम्पटेशंस। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे एक और कल्चर के अंदर है, टेम्पटेशन। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपकी 2 लाख रुपए तनख्वाह आई और आप सीधे मोबाइल शॉप पहुंचे और आईफोन खरीद लिया। डू नॉट फॉलो योर टेम्पटेशंस। तला ने फैसल को बताया, यार बिटकॉइन जो है आजकल जो है $29,500 का हो गया है और मैंने खरीद लिया। डू नॉट फॉलो योर टेम्पटेशंस। whenever you want to invest, watch for the trends, उसका ट्रेंड क्या चल रहा है, do your research, seek an expert for the advice, जो उसके अंदर एक्सपर्टीज रखते हो, 4-5 लोगों से मिले, उनसे बात करें, चीज को समझें, मैकेनिज्म को समझें। जितने मेरे पास यहाँ पे मैंने बिटकॉइन के ऊपर लोगों से बात की है, उनसे मैंने पूछा कि कैन यू टेल मी द रीजन एज अ लेमैन कि ये एकदम से $29,500 का कैसे हो गया। Tala, you won't believe it, not even a single person was able to answer my question. क्योंकि रिसर्च और बैक एंड पे कोई काम नहीं किया, बस ले लिया। 3-4 साल पहले बिटकॉइन को नेगेटिव लिस्ट में रखा हुआ था, अब वो पॉजिटिव लिस्ट में आ गया है। तो वी नीड, आप जब भी इन्वेस्ट करो आप ये चीज देखो यार। आप सिंपल सी चीज है, आप जब एक शर्ट खरीदने के लिए मार्केट में जाते हो ना, तो आप वेंडर से या शॉपकीपर से आप नेगोशिएट करते हो ना, कपड़ा कौन सा है, कहाँ से बन के आया है, कितने दिन चलेगा। ठीक है, तो भाई जब अपना पैसा कहीं लगा रहे हो तो तब ये रिसर्च क्यों नहीं करते हो? मेरी समझ में ये नहीं आता है। तला ने मुझे कह दिया, मैंने लगा दिया, कल को डूब गया तो तला ने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं लेनी ना। तो यू नीड टू डू हैव अ रिसर्च। आपने ट्रैक रिकॉर्ड देखना, हर चीज का एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि आपने उसको ट्रैक रिकॉर्ड को देख के चलें। डोंट गो इनटू द टेम्पटेशंस कि अच्छा मैं ये कर लेता हूँ, अच्छा मैं वो कर लेता हूँ, मेरे फला दोस्त ने इस काम में हाथ डाला था, नाउ ही इज ड्राइविंग अ फैंसी कार, सो इट मींस मैं भी वो कर लेता हूँ। यू नीड टू नो योर स्किल्स, यू नीड टू नो योर कि आप किस चीज में अच्छे हो। तला कल को मुझसे अगर बोले फैसल भाई चले मिलके एक मार्केटिंग फॉर्म बनाते हैं, मैं तो तला कहूंगा सॉरी तला, आई कैन नॉट बिकॉज आई डोंट हैव द एक्सपर्टीज इनटू इट। लेकिन अगर तला मुझसे बोले कि फैसल भाई लेट्स गो एंड हैव अ फॉर्म, अ फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फॉर्म, तो अच्छा ओके तला लेट्स गो, लेट्स डू इट। तो वो अपनी एक्सपर्टीज के लिहाज से, अपनी एक्सपर्टीज के लिहाज से आप रिसर्च करें। जब आपको पता है कि आपके पास ये लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है जिसको आपने इन्वेस्ट करना है, तो आप उसको बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करें ना, उसकी रिसर्च करके आप इन्वेस्ट करें ना, कि क्या ये मैं पैसे यहाँ लगा रहा हूँ, क्या मेरे पैसे सेव रहेंगे, रिस्क फैक्टर क्या है, अर्निंग रेशियो क्या है, यील्ड कितनी है मेरी, मुझे कितना पैसे मिलेंगे। और एक आप टाइम फ्रेम हमेशा रखें, एक यानी कि एक अपना एज ब्रैकेट के हिसाब से टाइम फ्रेम रखें। जैसे फॉर एग्जांपल my plan of life is that when I reach 55 I'll retire. I'm not going to be doing anything. Okay. I mean, it's not that I'm not going to be doing anything, but my plan is at the age of 55 I will retire from my 9 to 5 and then I'll do my consultancy or whatever I have to do. Okay. ठीक है, so yes, so that is what I'm managing my things in a way that जो भी मेरी इन्वेस्टमेंट है वो बाय द एज ऑफ मैं 52, 53 या 54 का पहुंचूं तो मुझे उसकी मैच्योरिटी, उसका रिटर्न मिल जाए। ठीक है, तो मतलब अगर हम पर्सनल फाइनेंसेस की बात करें तो हम अपना एक गोल भी सेट कर लें कि यार अगर हम अपने पर्सनल फाइनेंसेस मैनेज करके एक गोल, अब होता ये है कि फॉर सपोज अगर किसी को आईफोन लेना है, कुछ लोग मैंने देखा है वो उस पे वर्किंग करते हैं, बोलते हैं यार आज से 6 महीने बाद मुझे फोन लेना है तो मैं 6 महीने पैसे बचाऊं। That's a wise idea. मैनेजमेंट हो गई। और कुछ होते हैं वो एकदम से ही ले लेते हैं और वो फिर बाद में परेशान होते हैं कि यार अब मैं क्या करूं,
अब मैं अपनी बाकी चीजों को कैसे मैनेज करूँ। Exactly. तो इन चीजों में मेरे ख्याल से हमें डिफरेंस रखना चाहिए। और एज अ स्टूडेंट हम बड़ा टेम्पटिंग, जो आपने टेम्पटेशन की बात की, वो बड़ा होता है कि यार इसके पास है, मेरे पास नहीं है, मैं भी लूंगा। तो हर चीज का एक टाइम होता है आई गेस, और उस टाइम पे आपको वो चीज मिलेगी। यार देखें, अब आप इस टॉपिक को एक दूसरी से दूसरी जगह पे लेकर जा रहे हो, तो उसमें मैं सिर्फ नटशल ये कहूंगा दैट ग्रीड हैज नो वैल्यू। हाँ बिल्कुल, ग्रीड हैज नो वैल्यू। टुडे इफ आई एम ड्राइविंग एन होंडा, कल को मेरा मूड होगा कि व्हाई आई एम नॉट ड्राइविंग एन ऑडी। ओके, बिल्कुल। व्हेन आई एम ये ड्राइविंग एन तो ऑडी, फिर मेरी ग्रीड मुझे ये सताएगी कि व्हाई आई एम नॉट ड्राइविंग अ मर्सिडीज। बिल्कुल, बिल्कुल। ये व्हेन आई ये बी तो एक ड्राइविंग अ मर्सिडीज, देन भी मेरी ग्रीड मुझे सताएगी व्हाई आई एम नॉट ड्राइविंग अ मसेराटी। व्हेन आई एम ड्राइविंग अ मसेराटी, जब उसके बाद फिर मेरी ग्रीड मुझे सताएगी कि व्हाई आई एम नॉट ड्राइविंग अ बेंटले। तो तो वो एक वो बढ़ता जाएगा। ये तो ह्यूमन ऑफ कोर्स, साइकोलॉजी है कि तो आपकी नीड्स। वो तो हमारा मजहब भी जो हमें एक तकवा की तालीम देता है कि आपको वन हैज टू लिव विद इन योर मीन्स। बिल्कुल। दैट डज नॉट मीन कि अगर तला के पास आईफोन 12 है, या फॉर एग्जांपल जो भी आपने एग्जांपल दिया फैंसी फोन है, व्हाई आर वी डूइंग द मार्केटिंग ऑफ आईफोन। हम एक फैंसी फोन है, तो जरूरी नहीं कि फैसल के पास भी वो चीज हो। बिल्कुल। ईदर यू वर्क फॉर इट टू अर्न इट, एंड इफ नॉट, बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव। वो एक कहावत है ना, उसको कहते हैं जितनी चादर है उतने पाँव फैलाने चाहिए इंसान एग्जैक्टली, को। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, लिव विद इन योर मीन्स। या लेकिन तो सेविंग पोटेंशियल जब तक आपके पास है, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू गिव यू द बेस्ट टाइम्स अहेड। आपके क्राइसिस के अंदर आपकी सेविंग ही आपकी हेल्प करेगी। आपका फैंसी फोन, फैंसी कार, फैंसी होम, फैंसी क्लोथ्स, ये आपकी मदद नहीं करेंगे। योर मदद नहीं करेगी। सेविंग इज गोइंग टू बी द लास्ट रिजॉर्ट which is going to come to your help in the time of crisis, ठीक है सर, and a बिल्कुल। sensible saving. एनी अदर पॉइंट डू यू हैव माइंड फॉर फाइनेंस? दूसरा ये कि सोशल मीडिया के ऊपर अक्सर बेशतर आप लोगों के पास फाइनेंसिंग स्कीम्स आ रही होती हैं, स्टे अवे फ्रॉम देम, मेजॉरिटी ऑफ देम आर द ट्रैप्स। ओके। और उसको से ज़रा आप दूर रहें, या अगर उस पर भी इंटरेस्ट होता है तो ज़रा रिसर्च करें, बट लेकिन ज़रा उनसे आप ज़रा दूर रहें। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि एक इन्वेस्टमेंट जिसको के ऊपर मैं सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ, और मैं सबके लिए कहता हूँ, जिसका एक वर्ल्डली रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा लेकिन उसका आपको हेवनली रिजल्ट जरूर मिलेगा, कि अपने इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर या 4 5 6 लोग मिलकर, दोस्त मिलकर एक पूल ऑफ फंड्स क्रिएट करें। अपनी जो मंथली इनकम है उसका चाहे 1% ही उसके अंदर डालें, और उसको किसी नोबल कॉज पे इस्तेमाल करें। नोबल कॉज से मतलब ये कि किसी की स्कूल की फीस अरेंज कर दी, किसी का हॉस्पिटल का बिल पे कर दिया, किसी की कॉलेज की फीस पे कर दी, किसी की आपने मैरिज अरेंज कर दी। तो ठीक है, ये एक इन्वेस्टमेंट वो है जो आपको शायद वर्ल्डली आपको फायदा ना दे सके। मेरा बिलीव तो ये है कि वो उसमें आपको दुनिया में भी उसका बहुत फायदा देगी, लेकिन बिल्कुल। ये शायद अगर नहीं दे सकती भी तो आपको दुनिया के बाद का जो सफर है उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है। तो तो आजकल की हमेशा यूथ मैंने देखा है बड़ा एम्फेसाइज कर रही है, बड़े ग्रुप फेसबुक पे हैं, बड़े जैसे कोविड के बाद राशन से लेके बहुत सारी चीजों में मैंने देखा है। मेरे दोस्त यार भी इस तरह की काफी चीजों को प्रमोट करते हैं। तो मतलब एक फिलॉसफी ये भी है कि खर्च करेंगे तो आएगा। अगर इन लोगों पे, ऐसे लोगों की मदद करेंगे तो अल्लाह आपको इन रिटर्न देता भी है। ये एक मेरी पर्सनल वो है, और इस चीज पे मैं भी अमल करता हूँ। या बाकी मेरी फिलॉसफी इस पे ज़रा डिफरेंट है आपसे। शायद आप यंग बच्चे हो, अभी आपके अंदर काफ़ी एम्बिशन है, एस्पिरेशंस है माशाल्लाह, एंड कीप योर एस्पिरेशंस वेरी, इट्स वेरी गुड टू सी दैट। ये मत सोचो कि मुझे इससे डबल मिलेगा। जिस दिन आपने ये सोचे ना इससे मेरा अल्लाह खुश हो जाएगा, बट दैट्स मोर देन इनफ। बिल्कुल, हाँ, ये एक ये अप्रोच मत है। सोचो कि मैंने आज 1000 दिया है तो मुझे इसका 10,000 मिलेगा। सही, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है। नेवर थिंक दैट वे।
बस आपने ये सोचना है मैंने ये दिया है, तो दुआ ये करें कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, एंड दैट्स इट, एंड लीव द रेस्ट। जब वो आपसे खुश हो गए तो बस फिर तो आप तो सर हो गया है ना। कमिंग बैक टू पर्सनल फाइनेंस, हम इसको कंक्लूड भी करते हैं। तो इंसान को हमने जो आज चीजें देखी कि एक एक डिफरेंट फोरम्स अपने रेवेन्यूज जनरेट करने के लिए दूसरी जगहों पे भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जिसमें आपके वो आ गए, शेयर्स आ गए, स्टॉक मार्केट आ गई, प्राइस बॉन्ड्स आ गए। तो इस तरह की आप कहते हैं कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट इंसान को करनी चाहिए विद टाइम। और एक यूथ के लिए भी ये है कि जो नए मार्केट में जा रहे हैं वो अपनी फर्स्ट सैलरी से ही कुछ सेविंग्स स्टार्ट करें ताकि वो चीजें कवर कर सके, राइट? तो सर लेट्स करें, और कंक्लूड। उसके अलावा उनके अंदर एक सेविंग हैबिट भी बनेगी। चलिए। मैं आपको अपना पर्सनल शेयर कर लेता हूँ। When I started my career way back in 1999, तो मेरी कॉन्ट्रैक्ट की जॉब थी एक बैंक के अंदर, और मेरी सैलरी उस 12,000 रुपए थी। ठीक है, तो मेरे वाले साहब, अल्लाह उनको सेहत दे, उन्होंने उस वक्त से मेरी एक फोर्स सेविंग का एक कॉन्सेप्ट मेरे अंदर डाला था। जबकि मेरा भी उस वक्त आपकी की तरह का रोना होता था, अब्बा महंगाई है, मैं कैसे करूंगा, 12,000 रुपए तनख्वाह, ये लिव विद इन योर मीन्स। तो वो ठीक है, हम भी शरारती थे, किसी महीने कर ली, किसी महीने नहीं की, लेकिन आपके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हैबिट आएगी। और उसके बाद जब आप अपना 1,000 3 महीने के बाद देखोगे कि मैंने वो जो 1,000 रुपए 3 महीने पहले लगाया था वो 1,200 रुपए हो गया आज, तो आपके अंदर एक एस्पिरेशन होगी कि अच्छा ठीक है, आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ओके। तो ओवर द नाइट स्लोली स्टार्ट करता है इंसान, अपने स्लोली पेस के साथ ही बढ़ता है कि अगर वो एक महीने शुरू में 500 रुपए भी बचा रहा है तो उसको 500 रुपए कम नहीं लगने चाहिए एक उसके लिए कि वो हो गया कि उसने कुछ तो बचाया इन दी एंड। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ एक हम यूथ में, एक स्टूडेंट्स में ये चीज बड़ी आती है कि भाई फॉरेन से ही ज्यादा मिले, थोड़ा तो देखिए, जरा बुरा लगता है। बात यही है ना, मैंने जो आपको बोला, हमारा कल्चर का एक एक अनफॉर्चुनेटली वो चीज हो गई है ना, कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, इफ यू सेव 1,000 रुपीज इन अ मंथ, तो वो कहता है कि 12,000 रुपए, तो 12,000 रुपए का एक साल बाद मैं क्या करूंगा। तो मेरा उसका सवाल ये था कि तुम 12,000 को एक साल पे क्यों कर रहे हो, तुम ये देखो कि तुम 10 साल बाद क्या करोगे, कितना हो जाएगा वो। तो यू हैव टू लुक इट इन अ वे कि वो फंड्स आपके मल्टीप्लाई कैसे होते हैं। और हमेशा आप उस चीज को कि आपके अगर वो 1,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किया है, दैट हैज एक्यूमुलेटेड टू 1,300 रुपीज, तो आपका जो प्रॉफिट हुआ उसको री इन्वेस्ट करें आप। हेलो, 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 सो कैन यू हियर मी? तला, आई गेस इन द मिडिल वी आई लॉस्ट यू समवेयर। हाँ बिल्कुल सर, वो एक थोड़ा नेटवर्क कनेक्शन एरर नो था। इश्यूज, नो इश्यूज। कह रहे तो थे मेरा आप? वही वाली चीज थी कि जो आपका प्रॉफिट आ रहा है आप उसको भी री इन्वेस्ट करें, और हमेशा अपने गोल्स को सेट करें। अगर आप बैचलर हैं और आपने प्लान करना है कि मुझे 5 साल के बाद अपनी शादी करनी है, तो आज से उसको सेविंग करें कि 5 साल बाद आप उसकी शादी कर सकें, उससे शादी कर सकें। अगर आपका ये प्लान है कि मैंने 10 साल के बाद मैंने अपना घर लेना है, तो उसके लिए आज से प्लान करें। डोंट वेट फॉर द 10th ईयर टू कम और आप उस वक्त ये बोलें या मुझे 10 साल में घर लेना था लेकिन महंगाई इतनी हो गई कि मैं ले नहीं सका। ठीक है, महंगाई विल प्ले अ रोल, लेकिन उसमें आपको ये देखना होता है कि आपने कितनी एफर्ट किया ना, आपने अपने फंड्स को किस तरह से इफेक्टिवली मैनेज किया। ठीक है। तो गोल सेटिंग एक अच्छी चीज है इस चीज को और इम्प्रूव करने के लिए। गोल सेटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वे ऑफ लाइफ। आप सुबह भी निकलते हो तो अपना गोल सेट करके निकलते हो ना, कि मैंने ऑफिस पहुंचना है, तो आपका ऑफिस पहुंचना इज अ गोल। या उसके लिए आप रास्ता बनाते हो कि मैं कौन से रास्ते से जाऊंगा, कौन से रास्ते पर ट्रैफिक कम होगा, कहां से मैं जरा आराम से निकल जाऊंगा। गोल ही है ना वो भी एक। तो तो इस गोल तरह, इज इसी तरह हमें भी अपने एक फाइनेंशियल गोल सेट कर लेना चाहिए कि आज से पांच बिल्कुल। साल बाद अगर मैं मार्केट में पहली जॉब कर रहा हूँ तो आज से 5 साल बाद मेरे पास इतनी सेविंग्स होनी चाहिए। अभी है ना, आज आपने जॉब शुरू की, आप अपना एक वो करें, या मैं 5 साल बाद मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, चाहिए। तो फिर जब एक अगले गोल सेट, 5 साल के बाद मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए। सही 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 फिर आपने अपने आप को वो गोल सेट करना है, ठीक है 5 साल के बाद मेरा इतना पैसा होगा, इस पैसे को मैंने कहाँ इस्तेमाल करना है अपनी जरूरतों के लिए। सही।
and तो that's all, that you will be in an effective your way, or I don't see कि आपको कोई problems होंगी. ठीक है। तो थैंक यू फैसल साहब। मेरे ख्याल से आज का सेशन बड़ा फ्रूटफुल रहा और इसमें हमने काफी सारी डिस्कशंस की। जो लोग हमें नहीं ज्वाइन कर पाए थे, दे कैन व्यू अस ऑन फेसबुक, हमारा सेशन वहां पे होगा। और इससे रिलेटेड अगर आपके पास बाद में कोई सवाल भी आता है तो आप हमें फेसबुक पे भेज सकते हैं। फैसल साहब उसको जरूर रिप्लाई करेंगे। और सारी चीजें जो भी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई प्लान है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। No, no, इट वाज अ thank वेरी you. सेशन। थैंक यू। अल्लाह Thank हाफिज। you, and thank you for inviting me. Thank you, Tala. So nice. अल्लाह Thank you. हाफिज।